Good morning students. Today we are here to discuss about the various steps of lesson planning. हालांकि इसके बारे में हम पहले थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन जैसा कि अब सब कुछ ऑनलाइन पैटर्न पर होने जा रहा है तो मैं चाह रहा हूं कि आज एक बार दोबारा से इन स्टेप्स को हम रिकॉल कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, इंस्ट्रक्शनल एड्स। देखिए, जब भी हम लेसन प्लान लिखते हैं तो उसका जो पहला स्टेप हम लेंगे या जो आप लिखेंगे वो होगा अनुदेशात्मक सामग्री। मीन्स अनुदेशन मीन्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आप अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को करने के लिए टीचर किन किन सामग्रियों का उपयोग में लाने जा रहा है उनका आप यहाँ डिटेल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मॉडल या और कोई चीज। तो जितने भी एड्स आप यूज करने जा रहे हैं अपने लेसन प्लान के दौरान, चाहे वो मेगा लेसन है, चाहे वो रियल लेसन है या वो डिस्कशन लेसन है, उन सब के संदर्भ में जो भी आप एड्स यूज करने जा रहे हैं उनको आप क्रम वाइज इस पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे। ये पहला स्टेप रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे स्टेप्स की। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। हिंदी में हम इसे कहते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य। जैसा कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है कि अनुदेशात्मक उद्देश्य मीन्स जो अनुदेशन एज ए टीचर मैं देने जा रहा हूँ या आप जो देंगे उसके उद्देश्य क्या रहेंगे या उनसे किन उद्देश्यों की पूर्ति होगी। तो उन उद्देश्यों को ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर हमने 4 मुख्य उद्देश्यों में बांटा है, जो है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। हिंदी में हम इसे कहते हैं ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। और ये जो है हायरार्की में लिखे हुए हैं, यानी क्रम वाइज लिखे हुए हैं। सबसे लो लेवल का ऑब्जेक्टिव है नॉलेज, वो अचीव होगा। उसके बाद आएगा अंडरस्टैंडिंग, वो अचीव होगा। फिर एप्लीकेशन और उसके बाद लास्ट में स्किल। तो नॉलेज वाला ऑब्जेक्टिव में अचीव हुआ है या नहीं हुआ उसके तहत हम क्या रखेंगे उसमें। हालांकि आपको पता है ब्लूम टैक्सोनॉमी में हम टर्म्स यूज करते हैं रिकॉल और रिकॉग्नाइज, जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रत्यास्मरण। तो मान लो आप ट्रायंगल पढ़ाने जा रहे हो, ट्रायंगल एंड इट्स टाइप्स, त्रिभुज और उसके प्रकार। तो उसमें नॉलेज वाला ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? नॉलेज वाला ऑब्जेक्टिव बनेगा उसमें कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ये एक कॉमन लाइन आ जाएगी जनरल यहाँ, और नॉलेज वाले में आ जाएगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द टर्म ट्रायंगल। दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, अगर टॉपिक आपका है ट्रायंगल एंड इट्स टाइप्स तब। ठीक है जी। तो रिकॉल और रिकॉग्नाइज या हिंदी में हम कहें प्रत्यास्मरण, ये टर्म्स हम यूज करेंगे नॉलेज वाले ऑब्जेक्टिव में। आगे हम बढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग वाला ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। अब अंडरस्टैंडिंग वाला ऑब्जेक्टिव में हम टर्म्स कौन सी यूज करते हैं? मेनली हम यूज करते हैं डिफाइन, टेल द मीनिंग, कंपेयर और क्लासीफाई। मतलब ये 4 उद्देश्य की प्राप्ति हम करते हैं इस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग वाले ऑब्जेक्टिव के तहत। तो ट्रायंगल वाला अगर आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो क्या बनेगा अंडरस्टैंडिंग का ऑब्जेक्टिव? वो बनेगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू टेल द मीनिंग ऑफ ट्रायंगल या स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन ट्रायंगल। इसके साथ साथ उसकी टाइप भी बता रहे हैं तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्लासीफाई वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल या स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कंपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, अगर वो आगे आप उस क्लासिफिकेशन में कंपेयर करने की तरफ जा रहे हैं। तो कौन कौन सी 4 टर्म्स मुख्य है यहाँ आएंगे अंडरस्टैंडिंग में? मीनिंग, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और कंपैरिजन या डिफरेंशिएशन, मतलब तुलना करना। जब ये 4 काम आप कर पाएंगे या आपके स्टूडेंट्स कर पाएंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, तो हम कहेंगे हमारा अंडरस्टैंडिंग वाला ऑब्जेक्टिव हमने अचीव करवा लिया। ठीक है जी। अब हम वो करते हैं तीसरे ऑब्जेक्टिव तरफ, जो कि है प्रयोगात्मक। इसके नाम से भी पता चलता है कि अगर स्टूडेंट्स जो ज्ञान उन्होंने लिया है, नॉलेज उन्होंने एक्वायर की है और उसको अंडरस्टैंड किया है, ये दोनों काम करने के बाद अगर स्टूडेंट उस पर्टिकुलर कंसेप्ट की नॉलेज को या अंडरस्टैंडिंग को कहीं अप्लाई करता है तो वो एप्लीकेशन वाले ऑब्जेक्टिव के तहत लिखा जाएगा। कहाँ यूज कर सकते हो? ट्रायंगल जो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है वो आप डेली लाइफ में भी बच्चा यूज कर सकता है। उसको कैसे लिखोगे कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज द नॉलेज ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स टाइप्स इन देयर डेली लाइफ। या इसके साथ दूसरा जो मेन यूज होता है वो होता है हायर जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं उनकी लर्निंग में आज का टॉपिक क्या हेल्प कर रहा है। तो उसको ऐसे लिखोगे कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स टाइप्स इन लर्निंग ऑफ फर्दर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स।
या इन लर्निंग ऑफ फर्दर मेंसुरेशन टॉपिक्स, जिसमें कि आपका क्वाड्रिलेटरल या और दूसरी जो चीज़ें वो आ सकती हैं, जहाँ भी ट्रायंगल का यूज़ हो रहा है वो। तो एप्लीकेशन मुख्यतः 2 जगह बतानी है आपने, एक डे टू डे लाइफ में और दूसरी इन द लर्निंग ऑफ हायर मैथमेटिक्स या इन द लर्निंग ऑफ फर्दर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, वहाँ आप इसके एप्लीकेशन दिखा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं चौथे मुख्य ऑब्जेक्टिव की, जो है स्किल। अब स्किल वाला ऑब्जेक्टिव जो है वो ये कहता है कि अगर बच्चे अपने हाथ से कोई कौशल डेवलप हो पाया उनका, तो स्किल वाला ऑब्जेक्टिव आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और स्किल वाला ऑब्जेक्टिव मेनली आपके ज्योमेट्रिकल टॉपिक्स में जरूर आएगा। बाकी किसी टॉपिक में अगर आ रहा है तो आप इसको लिख देंगे, नहीं तो उसको आप लिखेंगे भी नहीं। तो ट्रायंगल वाले में क्या आएगा कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ड्रॉ ट्रायंगल, या स्टूडेंट विल बी एबल टू ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये होगी उसकी बच्चे की स्किल डेवलप, कि वो हाथ से क्या काम करना सीखा है, क्या चीज़ ड्रॉ करना या बनाना सीखा है। तो बनाने वाली जो बातें हैं, आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, अच्छे से जानते हैं कि बनाने वाली या ड्रॉ करने वाली चीज़ें मेनली ज्योमेट्रिकल टॉपिक्स में आती हैं। तो स्किल वाला ऑब्जेक्टिव वहाँ तो रहेगा। बाकी में आप आ रहा है तो उसको लिखें, नहीं तो उसको आप वेव ऑफ कर दें, आप उसको हटा दें, आप उसको लिखें ही ना। ऐसा नहीं है कि आप उसको लिख दें सामने फिर ब्लैंक छोड़ दें। अगर आप जब लेसन प्लान कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई स्किल डेवलप नहीं हो रही, तो इसको आप मेंशन भी ना करें। अगर हो रही है तो आप उसको मेंशन करें और लिखें भी सही, उसको डिफाइन भी करें, जैसे ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव किए हैं। और यहाँ ये जो है मेन स्टेप है, यहाँ आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये मेन टेक्निकल स्टेप है टू राइट डाउन द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए पर्टिकुलर लेसन प्लान। तो नॉलेज वाले में कौन सी आएंगी टर्म्स? रिकॉल और रिकॉग्नाइज। अंडरस्टैंडिंग वाले में मीनिंग, डिफाइन, क्लासिफिकेशन, कंपेयर या डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन वाले में टू अप्लाई, और स्किल वाले में कोई स्किल डेवलप हो रही है ड्रॉ करने की या जो भी है वो इसमें आ जाएगी। तो ये बात हुई लेसन प्लान के 2 स्टेप्स की। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेप की, दैट इज पीके अजम्पशन। पीके मतलब क्या है कि प्रीवियस नॉलेज अजम्पशन, पूर्व ज्ञान अवधारणा। यहाँ आप क्या लिखेंगे? यहाँ बीइंग ए प्यूपिल टीचर या बीइंग ए टीचर आप ये लिखेंगे कि जो आज टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो उसके लिए बच्चों के अंदर क्या ज्ञान होना जरूरी है या उनको क्या आना चाहिए, तो वो टर्म्स आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज आप ट्रायंगल पढ़ाने जा रहे हैं, तो ट्रायंगल से पहले क्या आ जाता है? एंगल। तो स्टूडेंट्स किस चीज़ के साथ फेमिलियर होने चाहिए, या प्यूपिल टीचर क्या मानकर चलेगा कि स्टूडेंट्स आर वेल फेमिलियर विद द टर्म्स लाइक लाइन, रे, एंगल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये अगर चीज़ें बच्चे को आती हैं तो आप ट्रायंगल करा सकते हो। अगर बच्चे को एंगल का ही नहीं पता तो आप उसको ट्रायंगल नहीं करा सकते। तो करंट टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस नॉलेज बच्चे को चाहिए, जो होनी चाहिए, उसके बारे में आप अज्यूम करके लिखोगे यहाँ। और अजम्पशन जो आप करके चल रहे हो कि बच्चे को एंगल आता है या बच्चे को लाइन सेगमेंट का पता है या रे का पता है, वो कहाँ चेक करोगे? वो हम चेक करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो कि है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, मतलब पूर्व ज्ञान परीक्षण। और इसमें आप देख सकते हैं मैंने 2 कॉलम बनाए हैं। कौन से? पीटी एक्टिविटी मतलब प्यूपिल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। करना क्या है इसमें? कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सिर्फ वेरीफाई करना है कि जो आप सोच कर चल रहे हो कि बच्चों को ये आता है, वो आता है या नहीं आता, उसको आपने जस्ट चेक आउट करना है बाय आस्किंग 3 to 4 या 4 to 5 क्वेश्चंस। और आप इसको क्रोनोलॉजिकली पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूछना चाह रहे हो बच्चे से रे के बारे में, एंगल के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में, तो ऐसे ही पूछोगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा? व्हाट डू यू मीन बाय रे। दूसरा आ जाएगा मान लो डिफाइन एंगल। तीसरा आ जाएगा कोई भी आप एंगल की टाइप पूछना चाह रहे हो वो। और लास्ट को अगर आपका क्वेश्चन वो बनेगा जो आज का आपका टॉपिक है। क्या है आज का टॉपिक? ट्रायंगल एंड इट्स टाइप्स। तो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा भी है कि दैट विल बी रिलेटेड टू करंट टॉपिक, और वो समस्यात्मक प्रश्न कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चों के अंदर एक समस्या पैदा करेगा जिसका हल आज आप उनको निकाल कर दोगे अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के द्वारा। तो लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायंगल, या आप उसमें यहाँ इसकी एक फिगर बनाकर दिखा सकते हो कि भाई डू यू नो अबाउट दिस फिगर, या इस फिगर को क्या कहते हो। ठीक है, तो इसमें वही बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था। लास्ट क्वेश्चन में आपके पास डिफरेंट रिस्पॉन्स आ सकते हैं। 3 हम टाइप में बांट लेते हैं।
पीके टेस्टिंग के लास्ट क्वेश्चन के रिस्पॉन्स को। बच्चा जवाब दे सकता है, बच्चा आधा अधूरा जवाब दे सकता है, बच्चा जवाब नहीं देगा, उसको जाहिर सी बात है आता ही नहीं है, आपने पढ़ाया नहीं टॉपिक तो आएगा कैसे। तो मान लो अगर बच्चा जवाब नहीं देता तो आप क्या करोगे? ओके स्टूडेंट्स, आप अनाउंसमेंट कर दोगे, अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप मूव कर जाओगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट दिस ट्रायंगल एंड इट्स साइड्स। अगर बच्चा जवाब नहीं देता, आधा अधूरा जवाब देता है तो भी लगभग सेम अनाउंसमेंट आप करोगे। अब हो जाता है कि कई बच्चे जो हैं थोड़ा एडवांस होते हैं, गिफ्टेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो पहले से उनको अगर पता है ट्रायंगल का और उसने जवाब दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लास्ट क्वेश्चन का जवाब आ गया तो आप और क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दोगे। पीके टेस्टिंग पे आपने सारा समय खराब नहीं करना, आप बच्चों को फिर अनाउंसमेंट का तरीका बदल जाएगा। क्या कहोगे? ओके वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रायंगल इन डिटेल। तो आप कह दोगे कि आज हम त्रिभुज की और अच्छे से व्याख्या के साथ हम इसी को पढ़ेंगे। आप उस तरीके से अपने अनाउंसमेंट को चेंज कर दोगे, जो कि आपको पीके टेस्टिंग के लास्ट क्वेश्चन के बाद करनी है इन स्टेप नंबर 5, जिसको मैंने लिखा है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। तो आप क्या लिखोगे यहाँ? डिपेंडिंग अपॉन देयर रिस्पॉन्स कि ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रायंगल एंड इट्स टाइप्स, या टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रायंगल एंड इट्स टाइप्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है 6, जो कि मेन स्टेप है, दैट इज प्रेजेंटेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रस्तुतिकरण। अब मैथ्स के लेसन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको सजेस्ट करता हूं कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन को 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है। पीटी एक्टिविटी मतलब प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, जहां जो आप करोगे वो काम इस कॉलम में। प्यूपिल्स एक्टिविटी, आप जो कर रहे हो उसके रिस्पॉन्स में स्टूडेंट क्या कर रहे हैं वो यहाँ लिखोगे। और फिर चॉक बोर्ड वर्क, दैट इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स टीचिंग, वो आपका 3rd कॉलम रहेगा। बोर्ड पर जो भी आप लिख रहे हो, डेफिनेशन है, हेडिंग है, टॉपिक का नाम है, कोई डायग्राम आपने बनाया है, वो सब यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और मान लो डेफिनेशन है, आप बता भी रहे हो और लिखकर आप उसको भी कर रहे हो, तो वो रिपीटेशन हो जाएगी। डेफिनेशन यहाँ भी आ जाएगी, डेफिनेशन यहाँ भी आ जाएगी। और प्यूपिल्स एक्टिविटी में क्या होगा? आप कुछ बता रहे हो, बच्चे सुन रहे हैं, तो क्या लिख दोगे? स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। आप नोट डाउन करा रहे हो तो क्या आ जाएगा? स्टूडेंट्स आर नोटिंग डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आपने डेफिनेशन नोट कराई तो बच्चे डेफिनेशन नोट करेंगे। आपने मान लो पूरा आपका लेसन है, उसमें आपने उसको 3 सब टॉपिक में बांटा है, तो हर एक सब टॉपिक के बाद आपको बच्चे को पूछना है कि समझ में आया या नहीं आया, या उसके रिगार्डिंग आपने क्वेश्चन पूछ लेना है, ताकि चेक होता जाए कि बच्चे आपके साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे, या बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस चीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आपकी प्रेजेंटेशन को एक इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको जरूर इसमें अकॉर्डिंग टू कंटेंट या अकॉर्डिंग टू टाइमिंग कुछ क्वेश्चन जरूर रखने हैं बीच में हर एक सब टॉपिक के बाद। तो आप यहाँ प्रश्न कर रहे हो तो बच्चा यहाँ जवाब दे रहा है, वो पीपल एक्टिविटी वाले कॉलम में आ जाएगा। तो ये सारे काम जो प्रेजेंटेशन के रहेंगे वो इन 3 कॉलम्स के जरिए आपको करने हैं। आप इसको जो सैंपल लेसन प्लान है या स्पेसिमेन है उसे आप देख भी सकते हैं, और कोई क्वेरी है तो आप पूछ भी सकते हैं इस लेक्चर के बाद। फिर हमारा सेकंड लास्ट स्टेप है रिकैप्चुलेशन, इसे हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्ति। तो इसमें क्या है? पुनरावृत्ति मतलब दोबारा से चेक कर लेना, जो आपने उस दिन पढ़ाया है अपने 30 मिनट के, 35 मिनट के या 15 मिनट के लेसन में, तो उसकी रिगार्डिंग आपको एक बार चेक कर लेना है कि बच्चों को समझ में आया नहीं आया। इसमें आपको जस्ट क्वेश्चंस लिख लेने हैं, आंसर नहीं लिखने हैं पीके टेस्टिंग की तरह। ओनली यू हैव टू मेंशन 2 to 3 या 3 to 4 सिंपल क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ योर लेसन प्लान। लेसन प्लान बड़ा है तो क्वेश्चन 3 या 4 हो जाएंगे, लेसन प्लान छोटा है तो 1 या 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। जस्ट टू चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चंस आ जाएंगे आज के टॉपिक से रिलेटेड। ये नहीं कि ट्रायंगल पढ़ा रहे हो तो एंगल पूछो, नहीं, वो बात वहीं खत्म हो चुकी। आज आपने पढ़ाया है ट्रायंगल एंड इट्स टाइप्स, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायंगल, या डिफाइन स्केल इन ट्रायंगल, या ऑन हाउ मेनी बेसिस वी क्लासीफाई ट्रायंगल। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप 3 या 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे। और लास्ट स्टेप इसके बाद हमारा आता है होम असाइनमेंट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं गृह कार्य। अब गृह कार्य जो सिंपल पहले दिया जाता था वैसा नहीं देना है, दैट शुड बी ए इंटरेस्टिंग यू कैन से असाइनमेंट होना चाहिए। ये इसमें डू एक्सरसाइज 3.1 या डू एक्सरसाइज 15 ऐसा कुछ नहीं लिखना। आपको उस एक्सरसाइज में से या जो आपने पढ़ाया है
उसमें से खुद के सेल्फ डेवलप्ड क्वेश्चंस आपको 3 या 4 अच्छे से आपको, जिसमें छोटे क्वेश्चन भी हो, थोड़ा सा बड़ा भी क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल भी हो, उस तरीके से आपको एक अच्छा होमवर्क करते हुए, आपको सोचते हुए एक बढ़िया सा होम असाइनमेंट उनको देने के लिए करना है, जिससे उनको प्रैक्टिस हो जाए। तो एक बढ़िया सा होमवर्क आपको देना है यहाँ लास्ट स्टेप में। इसके साथ साथ एक और आता है रेफरेंसेस। यहाँ मैंने नोट डाउन नहीं किया है, मतलब मार्क नहीं किया है, आप लिख सकते हो कि आपने वो लेसन प्लान बनाने के लिए कौन सी बुक की हेल्प ली है, वो एज ए रेफरेंस आप लिख सकते हो, ये आपकी छूट है। तो आज हमने बात की है लेसन प्लान के स्टेप्स की, जो कि हैं मुख्य 8 स्टेप्स। इंस्ट्रक्शन ऑफ एड्स, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, पीके अजम्पशन, पीके टेस्टिंग, उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, प्रेजेंटेशन 3 कॉलम्स के फॉर्म में, रिकैप्चुलेशन ऑफ होम असाइनमेंट। तो ये तो बात हुई स्टेप्स की। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेगा, रियल और डिस्कशन में क्या डिफरेंस है। देखिए, स्टेप्स तीनों में सेम रहेंगे, मेगा में, रियल में और डिस्कशन में। टाइमिंग का डिफरेंस है, थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। मेगा में टाइमिंग जो मुख्यतः रहती है वो रहती है 15 मिनट, और उसमें ये कहा जाता है कि मेगा कैसे बनता है, माइक्रो को मिलाकर। जहां आप 2 या 3 माइक्रो स्किल्स को मिलाकर थोड़ा सा बड़ा लेसन दे दोगे, वो मेगा बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है रियल लेसन। रियल लेसन के भी स्टेप सेम है। रियल लेसन की टाइमिंग चलती है जो पर्टिकुलर स्कूल का टाइम टेबल होता है। 30 मिनट का अगर वहाँ लेक्चर है तो 30 मिनट का रियल हो जाएगा, 35 का है तो 35 मिनट का हो जाएगा, 40 का है तो वो 40 मिनट का हो जाएगा। ठीक है जी। और रियल और डिस्कशन, अब रियल और डिस्कशन में क्या डिफरेंस है, स्टेप सेम है रियल के भी और डिस्कशन के भी, टाइमिंग भी लगभग सेम है दोनों की। ठीक है। डिफरेंस क्या है, इसका नाम है, अगर आप देखें डिस्कशन लेसन मीन्स उसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल रखेंगे। आप उस रियल लेसन को आप इस तरीके से प्लान करेंगे जिसमें बच्चों के साथ डिस्कशन ज्यादा से ज्यादा हो, तो वो डिस्कशन लेसन कहलाएगा। और डिस्कशन लेसन में मुख्यतः ये जोर दिया जाता है कि आपको टीचिंग एड मैंडेटरी रहता है, कि आपको जरूर टीचिंग एड बनाना है, जिसको लेकर बच्चों का इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो। तो रियल लेसन तो एक नॉर्मल लेसन हो गया जो आप क्लास में पढ़ा रहे हैं उस दिन, और डिस्कशन हो गया खास तरीके का लेसन, जो स्टेप्स तो सेम है लेकिन उसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब ज्यादा डिस्कशन, ज्यादा इंटरेक्टिव बनाया जा रहा है, और टीचिंग एड के जरिए उसको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है। तो मेगा की टाइमिंग क्या होगी, 15 मिनट, रियल की एज पर स्कूल टाइम टेबल 30 से 40 मिनट या जो भी है, और डिस्कशन की भी टाइमिंग सेम। प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है तीनों की में। मेगा में थोड़ा सा कम देर आपको पढ़ाना है तो कम कंटेंट रहेगा, यहाँ डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। रियल में आपको कंटेंट ज्यादा पढ़ाना है तो यहाँ कंटेंट प्रेजेंटेशन वाले स्टेप में ज्यादा आ जाएगा, होमवर्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा। डिस्कशन और रियल की टाइमिंग सेम है लेकिन प्रेजेंटेशन में डिफरेंस आ जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया, और होमवर्क भी थोड़ा सा क्रिएटिव होगा। तो ये आज हमने बात की मेगा, रियल और डिस्कशन के स्टेप्स की और उनकी टाइमिंग की। थैंक यू वेरी मच।